गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हिंदी का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 4 देश के नाम संदेश। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 देश के नाम संदेश। पत्र के माध्यम से हम अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों के पास, अपने परिवारजनों के से अपनी बात बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक इसी तरह से सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें या आवेदन पहुंचा सकते हैं। लेकिन आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। यहाँ पर एक दोस्त किरण जो अपने दूसरे दोस्त हर्ष को पत्र लिख रहा है। पत्र के द्वारा हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने देशवासियों के प्रति अपने संदेश दिया था, जिसके बारे में यहाँ पर किरण अपने दोस्त को बता रहा है। हमारे देश के लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि एक सार्वभौम स्वाधीन देश के नागरिक होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य हैं। इस पाठ में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारी को निभाने का आग्रह किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पत्र शुरू होता है। मातृ छाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। दिनांक जब आप पत्र लिख रहे हैं तभी की लिखेंगे। तो बच्चों, जब भी हम पत्र लिखते हैं तो बाएं तरफ हम पता और दिनांक लिखते हैं। फिर उसके बाद से संबोधन कर लिखेंगे। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ, यानी आप तुमको बता रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों को की सोच बताते हुए कहते हैं। यहाँ पे डॉक्टर कलाम अपने देशवासियों को कुछ बातें बताना चाहते हैं कि वो लोग किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं और दूसरों पर ढोल कर चले जाते हैं कि ये काम हमारा नहीं है। लेकिन जब तक हम भारतीय, हम नागरिक, जब तक अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, तब तक एक अच्छे देश का निर्माण नहीं हो सकता है। आगे इसमें डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। कौन कहता है ये सब? ये हम नागरिक, हम जैसे नागरिक ही बोलते हैं। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए। आप कहते हैं नगरपालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे ख़राब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। मतलब हम जो नागरिक हैं, हम केवल शिकायतें ही करते रहते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो हम अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं और सबसे पहले दूर जाके खड़े हो जाते हैं, ये कहकर कि ये काम तो सरकार का है। ठीक है, अक्सर ऐसी होता है ना। आगे देखते हैं। आगे कलाम जी लिखते हैं, आप कहते हैं कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। मतलब हमारा काम केवल कहना ही होता है, करने का कुछ नहीं हम करते। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना काम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। यानी अब बच्चों खुद सोचो, आप सभी बच्चे सोचो कि आप सिंगापुर जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद वो तब जब आप सिंगापुर जा रहे हैं तब आपके विचार क्या होते हैं, आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं, ऐसा आपको समझना है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद के बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते।
वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फलां हूँ और फलां मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। ऊपर जितनी भी बातें डॉक्टर कलाम ने लिखी हैं, बताई हैं, ये सब हमारे लिए है कि हम दूसरे देश में जाकर उनके नियमों का, उनके रूल्स का हम किस तरह से अनुसरण करते हैं, किस तरह से उसको फॉलो करते हैं। हम सड़कों पे थूकते भी नहीं हैं, हम यहाँ वहाँ कचरा भी नहीं डालते हैं, हम वहाँ पे नियमित रूप से टैक्स भी भरते हैं, चाहे वो पार्किंग का हो, चाहे टोल टैक्स हो। हम वहाँ पर जैसा नियम बना है सिर्फ उसी को ही फॉलो करते हैं। अगर बोला गया है 55 मील प्रति घंटा से की रफ्तार से गाड़ी चलानी है तो हम वही करते हैं यहाँ पे। और लेकिन जब अपने देश में आते हैं तो ठीक इसका उल्टा करते हैं, जहाँ तहाँ थूक देते हैं, कहीं पर भी कचरा फेंक देते हैं। अगर बोला है कि इस 55 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलानी तो हम ठीक उसका उल्टा करते हैं, हम फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और समुद्र तटों को भी साफ नहीं रखते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम? जब हम दूसरे देश के नियम को मान सकते हैं तो अपने देश के नियमों का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? ऐसा अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं। फिर आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। क्यों? भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराए देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? अगर हम दूसरे देश में जा कर के इन सारे नियमों का पालन कर सकते हैं तो हम अपने देश में क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं अपने देश को हम साफ रखते हैं? क्यों नहीं हम अपने देश को एक अच्छे देश का निर्माण करते हैं अपने देश में? आगे बोलते हैं डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। ये वाली दिक्कत जो है, ये वाली जो शिकायत है, इससे तो बहुत से लोग परेशान हैं। क्यों? कुत्ता पालते हैं अपने शौक के लिए लेकिन उसकी गंदगी पूरे मोहल्ले में दिखाई देती है। क्यों भाई? अगर आपने कुत्ता पाला है, आपका शौक़ पूरा हो रहा है तो आप ही उसकी गंदगी साफ़ करेंगे ना, कि उसकी गंदगी साफ़ करने के लिए पूरा मोहल्ला लगेगा। नहीं करना चाहिए ना, ना सड़कें ख़राब करो, ना किसी के घर के आगे ख़राब करो। आपने कुत्ता पाला है तो कृपा करके उसकी गंदगी भी आप ही साफ़ करें। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? मतलब इतनी शिकायतें हैं कि नगर हमारी गली मोहल्ले साफ़ नहीं रहते हैं, लेकिन जब अपने कुत्ते को यहाँ घुमाने निकलते हैं तो गली मोहल्ले में वही उसकी गंदगी फैला देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मोहल्ले तो साफ़ ही नहीं रहते हैं। तो ये मोहल्ले कौन साफ़ करेगा? क्या आपके पीछे पीछे स्पेशल एक आदमी लगाया जाए? हैं, नगर पालिका आपके पीछे एक आदमी लगाएगी कि आप अपने आपका कुत्ता अगर गंदगी फैला रहा है तो हम हैं साफ़ करने के लिए, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने शौक़ रखे हैं तो कृपा करके आप अपने शौक़ को खुद से पूरा कीजिए और खुद उसकी ज़िम्मेदारी उठाइए। आगे बोलते हैं कलाम जी कि राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ़ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलटाते हैं। एकदम सही कह रहे हैं। क्यों? हम जाते हैं वोट देने, अपना नेता चुनते हैं, लेकिन अब उससे क्या उम्मीद रखते हैं? अब तो सारा काम यही करके देगा। हम अगर नेता चुन रहे तो उसकी हेल्प भी तो करेंगे ना, एकदम उसको अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। तो जब भी हम वोट डालने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हाँ चलो अब हमने नेता चुन लिया है तो अब यही सारा काम करके देगा। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर
पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की ज़हमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। जब रेलवे ट्रैक पर कोई एक नई ट्रेन उतारती है तो क्या उसके टॉयलेट, उसके बाथरूम में कोई गड़बड़ी होती है? नहीं होती है ना। पूरी ट्रेन अच्छी खासी नई होती है, लेकिन उसको गंदा, उसको उसमें तोड़फोड़ कौन मचाते हैं? हम नागरिक। हम इसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते, हमारे बीच के ही लोग होते हैं ये। तो चीज़ों को अगर सरकार हमें हमारी सुविधा के लिए यूज़ करने के लिए दे रही है तो हमारा काम ये है कि हम उसको अच्छे से यूज़ भी करें और उसका नुकसान ना करें, क्योंकि उसका नुकसान होगा तो भरपाई हमें ही करनी पड़ेगी। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। अब जो समाज की सबसे बुरी जो गंदगी है वो है दहेज प्रथा। सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं दहेज लेना पाप है, दहेज हम नहीं लेंगे, लेकिन जब खुद की बारी आती है, खुद के बच्चे की शादी करने की बारी आती है तो क्या बोल के पल्ला झाड़ लेते हैं कि एक अगर अकेला मैं नहीं दहेज लूँगा तो कौन सी ये सुविधा, ये जो समाज में जो फैली गंदगी साफ़ हो जाएगी, मेरे लेने ना लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अरे कभी पहल तो करके देखो, क्या पता आपको देख करके कोई और भी आपको फॉलो करे, आपको इससे सीख जाए कुछ, वो भी ना ले, लेकिन पहल तो करो। आगे डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? अगर इतनी सारी कमियां हैं देश में तो इसको बदलेगा कौन? एक अकेला नेता नहीं। यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल हैं हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। मतलब हम अपना जो जब भी हमारे पे अगर पूछा जाएगा भाई इसमें गंदगी किसने फैलाई, तो हम सीधे हाथ खड़ा कर लेंगे कि हमने तो नहीं फैलाई, शायद पड़ोसी ने फैलाई होगी या तो किसी और ने फैलाई होगी या तो ये काम खराब हुआ है तो सरकार की वजह से हुआ है। लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ चलो काम खराब हुआ है तो हम इसको ठीक करने की जिम्मेदारी लेते हैं या पहल करते हैं। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। बहुत से जो युवा हैं वो दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि वहाँ पे अच्छी नौकरी है और अच्छी साफ़ सफाई रहती है, उस देश में बहुत मतलब अच्छी तरह से रखते हैं, इसलिए जाते हैं। तो वो वैसा ही अपने देश को बनाने के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। मतलब जब हम अपने देश से परेशान हो जाते हैं तो हम दूसरे देशों की ओर मुख करने लगते हैं, मतलब वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन जब वो देश असुरक्षित होता है या चाहे वहाँ पे किसी भी तरह की आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा है, चाहे लड़ाई वगैरह हो, तो हम वहाँ पे अपने आप को असुरक्षित समझते हैं, फिर अपनी सरकार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाते हैं कि हमको बचा क्यों नहीं रही है। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। क्यों ले जाए? क्या भारत सरकार ने आपको कहा था जगह जगह घूमने के लिए? अगर भारत सरकार आपको नहीं बचाती तो आप भारत सरकार को बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उनके नाम पे मोर्चा खोल देते हैं। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई देश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो आप लोगों ने बच्चों इस पार्ट में क्या सीखा? कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे हमारा खुद का काम हो। देखो जब हम घर में रहते हैं तो अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं ना,
तो ठीक उसी तरह से, छोटी सी बात है, उसी तरह से जब हम स्कूल जाएं, सिनेमा हॉल जाएं या पार्क में जाएं या कहीं भी जाते हैं तो उस जगह को भी साफ़ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। वहाँ कचरा ना फैलाएं, वहाँ थूकें नहीं, कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे गंदगी फैले। ठीक है, तो यहाँ पर देश के नागरिकों को पहल करने की और अपनी कर्तव्यों को समझने की बात अपील की है डॉक्टर कलाम ने। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं शब्दार्थ। पहला है वाकई यानी यथार्थ यानी सच में, हकीकत में। रश्क यानी ईर्ष्या, जेलेसी जिसको बोलते हैं। रवैया यानी परिपाटी, तकरीबन, प्राय, लगभग। पुर्जे यानी मशीन के अंश। मिसाल यानी उदाहरण, एग्जाम्पल। हिमाकत यानी मूर्खता, बेवकूफ़ी। झकझोरना यानी झटक देना, झंझोरना, मतलब किसी को कोई बात समझाने के लिए उसको अच्छे से बुरी तरह से उसको उस चीज़ को उसके दिमाग में बैठा देना कि नहीं ये काम होना ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं झंझोरना, कि उसको पूरा उसको हिला देना। अगले वीडियो में मैं इसके अभ्यास कराऊंगी। ठीक है, और आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में इस पाठ का अध्ययन करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे।